हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का सेकेंड पार्ट, एंड दैट पार्ट इज पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की क्या पोजीशन थी हमारे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में, वो हम समझेंगे। So the first point is which I have written here is between 1st to 7th century. 1st से 7th सेंचुरी के बीच में हमारी इकोनॉमी कैसी थी? We have the largest economy. सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारे इंडिया की इकोनॉमी थी and we were on first position at that time. अगर अभी देखें तो इस टाइम पे फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, बट बिटवीन 1st to 7th सेंचुरी we have the largest economy. And we were controlling about 1/3 to 1/4 of world's wealth. पूरी दुनिया का जितना भी पैसा था उसका अराउंड 1/3 से 1/4 हमारे इंडिया में था। So the next point is referred as Swarna Bhumi and Swarnadweep in writings of many travelers such as Al-Biruni, Megasthenes and Ibn Battuta and several others are also there. दैट मीन्स जो हमारी इंडिया थी उसको बहुत सारे ट्रैवलर जो ट्रैवल करके हमारे इंडिया में आए थे, उनकी जो बुक्स थी, राइटिंग्स थी, उनमें ये पाया गया कि उन्होंने हमारे इंडिया को रिफर किया हुआ है स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप। दैट मीन्स आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे हमारी क्या कंडीशन रही होगी, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि हमारे इंडिया को क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हमारे यहाँ बहुत पैसा था, तो उस टाइम पे जो ये ट्रैवलर्स थे दे हैव रिफर्ड इंडिया एज स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णद्वीप। ये किस टाइम की बात हो रही है? बिटवीन 1st to 7th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्री कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। अब ये समझते हैं कि प्री कॉलोनियल पीरियड क्या होता है। प्री कॉलोनियल पीरियड वो पीरियड होता है जब यूरोपियन जो हैं वो किसी दूसरी कंट्री में आ रहे होते हैं, ठीक है। वो अपना कल्चर लेकर के आ रहे होते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं, अपनी कंट्री से वो दूसरी कंट्री में इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं। दैट पीरियड इज नोन एज प्री कॉलोनियल पीरियड. So it is written here, pre-colonial period in Indian history was an age of prosperity. That means जब यूरोपियंस हमारी कंट्री में आए थे, at that time also we have a lot of wealth. बहुत पैसा था हमारी कंट्री में. Okay, commercial sector are growing, but India was far behind from Western Europe in innovation and ideas. ऑल्दो उस टाइम पे हमारा जो कमर्शियल सेक्टर था, ट्रेडिंग जो थी वो बहुत अच्छे से हो रही थी, ठीक है, कमर्शियल सेक्टर बहुत डेवलप था, बट देन ऑल्सो हम बहुत पीछे थे। किससे? हम बहुत ज्यादा पीछे थे इनोवेशन और आइडियाज में फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। उनसे हम इनोवेशन में और आइडियाज में बहुत पीछे थे, ऑल्दो कमर्शियल सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा था। और रीजन क्या थे कि हम इनोवेशन और आइडियाज में पीछे थे? द फर्स्ट रीजन इज रिटन हियर, लैक ऑफ फ्रीडम ड्यू टू इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आ चुकी थी और दे हैव स्टार्टेड कि अब वो यहाँ पे हमारा जो फ्रीडम है उसको कम करने लगे थे, ठीक है। तो जब हमें फ्रीडम नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट कैसे होगा इस इकोनॉमी का। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और वो हमारा फ्रीडम, वी हैव लैक ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की हमारे पास कमी थी। The next and very important point is limited education. Okay, that means कि देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज थ्रू एजुकेशन ओनली वी विल कम टू नो अबाउट द राइट्स विच वी हैव। तो जब हम एजुकेटेड ही नहीं होंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे क्या अधिकार है। तो इन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया और हमें लिमिटेड एजुकेशन प्रोवाइड करी, एंड बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेड एजुकेशन हमारे जो आइडियाज थे, हमारे जो इनोवेशन जो हम कर सकते थे वो दब गया एंड वी वर नॉट एबल टू डेवलप। तो ये इन्होंने बहुत दिमाग लगा के काम किया था। द नेक्स्ट पॉइंट इज नो एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन। ऑल्दो उस टाइम पे एग्रीकल्चर हो रहा था, काम हो रहा था एग्रीकल्चर का, बट देयर वाज नो रिवोल्यूशन। कुछ चेंज नहीं था, जिस तरीके से हो रहा था उसी तरीके से चल रहा था। कुछ साइंटिफिक तरीका या ऐसा तरीका नहीं यूज किया गया था जो कि यूरोपियन कंट्रीज यूज कर रही थी। सो दीज वर द रीजन कि हम क्या हो गए थे कि वी वर फार बिहाइंड इन इनोवेशन एंड आइडियाज।
So the next one is mid 18th century. अब mid 18th century is the time जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत अच्छे से कब्जा हमारे इंडिया पर कर लिया था. As I have written, British Empire began to take roots in India. अपनी जड़ मजबूत करने लगे थे ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में. ठीक है. East India Company used revenue generated to purchase raw material and this led to stop inflow of foreign exchange. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? दे हैव स्टार्टेड टेकिंग ऑल द रेवेन्यू विच वी जनरेट. जो भी रेवेन्यू इंडिया में जनरेट हो रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती थी और उस रेवेन्यू से हमारे इंडिया से ही वो क्या परचेज कर लेती थी? रॉ मटेरियल परचेज कर लेती थी. और जब रॉ मटेरियल सारा रॉ मटेरियल यूरोपियन परचेज कर लेते थे तो वी डोंट हैव एनी रॉ मटेरियल ताकि उससे हम अपना फिनिश्ड गुड बता सके. कोई भी फिनिश्ड गुड बताने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए. पर यूरोपियन क्या करते थे? हमारे ही पैसे से, हमारे ही रेवेन्यू से हमारा रॉ मटेरियल खरीद लेते थे और जब वो हमारा रॉ मटेरियल खरीद लेते थे तो हम कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना पाते थे और उसकी वजह से ये हुआ कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन खत्म हो गया था. ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज, बाहर से जो पैसा हमारी कंट्री में आता था वो बिल्कुल बंद हो चुका था एट दैट टाइम. Condition of Indian economy changed from exporter of processed goods to exporter of raw material. पहले के टाइम पे हम एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड थे. इंडिया में हैंडीकैप इंडस्ट्री बहुत स्टैब्लिश थी. पर अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकदम अपनी जड़ मजबूत कर ली थी तो अब हम एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड की बजाय वी वर जस्ट लाइक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. सिर्फ हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल. और ये समझ लीजिए कि अब तक हमारी कंडीशन बहुत खराब थी. बहुत अच्छे से बहुत खराब वो हमारी कंडीशन को कर चुके थे. So the next and final topic is India began to re-industrialize. अब इंडिया आजाद हो चुका था. ठीक है. अब ये आजादी के टाइम की बात है, आजादी के बाद की बात है कि we began to re-industrialize. That means process of rebuilding the economy has started. हमारे इंडिया में इकोनॉमी को रीबिल्ड, अब तक की इकोनॉमी हमारी बहुत खराब हो चुकी थी तो अब इकोनॉमी हमारी रीबिल्ड होना स्टार्ट हो गई थी. ठीक है. The first 5-year plan was implemented in 1952. 1952 में फर्स्ट 5-year प्लान हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था. इस 5-year प्लान में जो इंपॉर्टेंस दी गई थी वो दी गई थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को. ठीक है. और मॉडर्न इंडस्ट्रीज को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी ताकि हमारे यहाँ इकोनॉमी फिर से थोड़ी बेटर हो चुके. टुडे इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. चलिए ये एक हमें पॉजिटिव पॉइंट पता चला कि आज के टाइम पे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग. बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है इकोनॉमी. ठीक है. ये कैसे बढ़ रही है? बिकॉज सेवरल प्लान्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स बना रही है ताकि वो हमारी इकोनॉमी को और आगे ले जा सके और हमारी इकोनॉमी बढ़ सके. द प्लान्स विच इंडिया इज मेकिंग राइट नाउ आर मेक इन इंडिया. मतलब जो इंडिया में ही हम बनाए वही प्रोडक्ट खरीदे, ना कि दूसरे देश से प्रोडक्ट खरीदे. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लान है कि मेक इन इंडिया जो प्लान है उसके थ्रू हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा. स्किल इंडिया, हमें पता है कि हमारे इंडिया में वी हैव अ लॉट ऑफ स्किल्ड लेबर. उनको हम और स्किल कर सके ताकि हमारी वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट अच्छे से कर सके. तो ये प्लान बनाए गए लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया. ठीक है. तो ये पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पार्ट. और अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल. ओके. बाय एवरीवन एंड टेक केयर.